सो आपने अभी तक डेफिनेशंस PRI करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट में कब अप्रूवल लगती है, एंड साथ ही साथ जो है आपने ये सब चीज़ देखी ली है, इसके क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे। अब हम जो है ट्रांजैक्शन जब हमें RBI की जो है अप्रूवल लगती वो हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। तो हेलो पीपल, दिस इज चैनल CATV एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी ट्रांजैक्शंस जहां हमको RBI की अप्रूवल लगती है, राइट। तो उसको दो चीज़ में कैटेगराइज किया है, फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर जो है इंडिविजुअल्स के बाद है फॉर अदर देन इंडिविजुअल्स, राइट। तो दो सेगमेंट में है जब हमको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिक्वायर द परमिशन ऑफ RBI इंडिविजुअल। देखो, जैसे अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में ही पढ़ा था कि अगर आप EFC या RFC अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो इधर भी ऐसे ही है, EFC और RFC अकाउंट से पेमेंट करो तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दूसरा, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत वन कैन फ्रीली विड्रॉ अप टू $2.5 लाख। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत वन कैन फ्रीली विड्रॉ अप टू $2.5 लाख, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी एक स्टोरी लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्टडी अब्रॉड, जब आप स्टडी करने जाते हो अब्रॉड उसके रिस्पेक्ट में आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। देखो 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से ऊपर पे अप्रूवल है। तो स्टडी अब्रॉड, ठीक है। प्राइवेट विजिट टू कंट्री अदर देन नेपाल और भूटान। स्टडी अब्रॉड, प्राइवेट विजिट टू कंट्री अदर देन नेपाल और भूटान। गिफ्ट और डोनेशन, फिर इधर मेडिकल के हम पॉइंट्स को एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इसकी स्टोरी ऐसी है कि भैया आप स्टडी करने के लिए गए पर आपकी गर्लफ्रेंड थी जो नेपाल और भूटान के अलावा किसी दूसरी कंट्री में थी, तो आप वहाँ पे प्राइवेट विजिट करते थे, ठीक है। ट्रैवल की बात नहीं कर रहे क्योंकि नेपाल भूटान तो कवर है ही नहीं, नेपाल भूटान तो वैसे ही प्रोहिबिटेड है। तो आप प्राइवेट विजिट कर रहे हो कंट्री अदर देन नेपाल भूटान में क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड है वहाँ पे। एंड देन गिफ्ट एंड डोनेशन की बात करें, उसको आप गिफ्ट और डोनेशन, ठीक है, आप गिफ्ट देते हो, डोनेशन देते हो। और उसी कंट्री में आपके पापा का जो है बिजनेस टूर हो गया। तो ट्रैवल टू बिजनेस टूर, कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग। तो ट्रैवल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस टूर, एम्प्लॉय है तो ठीक है, कॉन्फ्रेंस के रिस्पेक्ट में ट्रैवल हो गया। ट्रैवल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस टूर, कॉन्फ्रेंस एंड फॉर ट्रेनिंग पर्पस आप ट्रैवल हो रहा है आपका, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रैवल फॉर बिजनेस, फॉर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, स्पेशलाइज ट्रेनिंग, मीटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। मेडिकल वाला हम सब साथ में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है स्टडिंग अब्रॉड, तो ये स्टूडेंट का केस हुआ। आप एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड हुआ तो वो भी वही केस है, स्टडिंग के लिए जा रहे हो या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, तो स्टडिंग अब्रॉड या एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। तो स्टडिंग अब्रॉड जो और या एम्प्लॉइंग अब्रॉड, आप जो अपना प्राइवेट विजिट कर रहे हो टू कंट्री अदर देन नेपाल और भूटान, गिफ्ट और डोनेशन दे रहे हो और उसी एरिया में जो है आपके पापा का बिजनेस टूर, कॉन्फ्रेंस टूर है या आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट। वो कंट्री अगर आपको पसंद आ गई तो आप वहाँ पे इमिग्रेशन कर रहे हो, मतलब इमिग्रेशन टू कंट्री, ठीक है। तो इमिग्रेशन टू कंट्री, तो प्राइवेट विजिट हो गया, सॉरी स्टडिंग अब्रॉड हो गया, एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड हो गया। प्राइवेट विजिट हो गया टू कंट्री अदर देन नेपाल और भूटान, एंड देन एक्सपेंसेस, गिफ्ट और डोनेशन और बिजनेस टूर, कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में ट्रैवल हो रहा है। अब मेडिकल के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं। मेडिकल में साथ में ये भी आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव का मेंटेनेंस अब्रॉड, उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव। साथ ही साथ मेडिकल की बात करें तो मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, चेकअप है, और ट्रीटमेंट के साथ जो है आपका अकम्पनी एज अटेंडेंट विद पेशेंट, ठीक है। तो आपके साथ कोई एक अटेंडेंट जा रहा है, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट। तो पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट, इसके साथ जो है एक अटेंडेंट जा रहा है, तो अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग फॉर अब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट या चेकअप, तो उस अटेंडेंट के रिस्पेक्ट में जो भी है पेमेंट, ठीक है। तो अब ट्रैवल अपन ने पढ़ लिया कि फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवल फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, चेकअप अब्रॉड या ट्रैवल ऑफ एन अकम्पनिंग एज अटेंडेंट, ट्रैवल फॉर पर्सन अकम्पनिंग एज अटेंडेंट ऑफ अ पर्सन जिसका ट्रीटमेंट या चेकअप हो रहा है, ठीक। इसमें मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव भी कवर है, ये अपन ने पढ़ लिया। चलो ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अपने थे। तो वापस मैं बोल देता हूँ कि स्टडी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हैं फॉर कंट्री अदर देन नेपाल भूटान, गिफ्ट डोनेशन बिजनेस टूर के लिए जा रहे हैं, फिर पापा का बिजनेस टूर था, एमिग्रेशन टू दैट कंट्री, एंड मेडिकल चेकअप और एक्सपेंडिचर है, साथ में अटेंडेंट का ट्रैवल है, साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव के रिस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रॉड, चलो ये अपन ने पढ़ लिया फॉर इंडिविजुअल। और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत इंडिविजुअल कैन अवेल फॉर एक्सचेंज फैसिलिटी,
ठीक है, ये $2.5 लाख तक। अब देखो इसमें एक चीज़ है जो समझने की है कि फॉर आइटम नंबर 4, 5th एंड 6th 7th, 4th 5th एंड 7th आइटम नंबर का मतलब ये है कि जब आप स्टडी के लिए जा रहे हो फॉर द अब्रॉड, ठीक है, 1 सेकेंड, स्टडी के लिए जा रहे हो फॉर अब्रॉड, जब आपका मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है, या जब आपका इमिग्रेशन हो रहा है, तो कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, देखो स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादा डिमांड कर रही है। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर आइटम 4, 5th एंड 6th द इंडिविजुअल मे अवेल द एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट, इंडिविजुअल एक्सचेंज फैसिलिटी को अवेल कर सकता है, मे अवेल एक्सचेंज फैसिलिटी अमाउंट एक्सेस ऑफ एन अमाउंट एक्सेस द लिमिट, तो जो एक अमाउंट है एक्सेस द लिमिट, ठीक है, एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट एक्सेस द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो जो लिमिट है ना प्रिस्क्राइब अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उससे एक्सेस में आप अवेल कर सकते हो एक्सचेंज फैसिलिटी। कब? अगर इमिग्रेशन कर रहे हो तो कंट्री ऑफ इमिग्रेशन की ज़रूरत है कि $2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए उनको। मेडिकल इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहा है ज़्यादा पेमेंट, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग जो ट्रीटमेंट वो डिमांड कर रहा है ज़्यादा पेमेंट, या यूनिवर्सिटी जहाँ पे स्टडी के लिए जा रहा है वो डिमांड कर रहा है ज़्यादा पेमेंट, तो ऐसे केस में आपको बिना अप्रूवल के भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर इफ एन इंडिविजुअल रेमिट एनी अमाउंट अंडर द सेड लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर देन एप्लीकेबल लिमिट ऑफ सच इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल जो है रेमिट कर रहा है कुछ अमाउंट उस स्कीम में से, ठीक है, उस स्कीम में से विड्रॉ करता है और वो उसको रेमिट करता है, तो जो एप्लीकेबल लिमिट है इंडिविजुअल की वो रिड्यूस हो जाएगी, वो ऑब्वियस बात है रिड्यूस हो जाएगी। एंड देन जैसे कि 2.5 लाख की लिमिट, 2.5 लाख की लिमिट है, तो उसमें अगर आपने 30,000 यूज़ कर लिए तो 2,20,000 की लिमिट आपकी रहेगी, वो लिमिट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो ठीक है, तो आप वो बचा हुआ आपको वो मतलब वो बैलेंस आपका कम हो जाएगा। पर क्या बोल के रखा है कि इंडिविजुअल में अवेल द एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट एक्सेस, वो एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकता है जो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द एक्सेस गिवन इन अमाउंट एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो एक जगह इसको लिख लो कि लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उससे ज़्यादा उससे एक्सेस में फैसिलिटी अवेल कर सकता है, एक्सचेंज फैसिलिटी। तो यही है कि एक्सचेंज फैसिलिटी ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन द लिमिट स्पेसिफाइड इन LRS, अगर अमाउंट डिमांड बाय द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, तो एक्सचेंज फैसिलिटी LRS की लिमिट से ज़्यादा अवेल कर सकता है, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ये धीरे चल रहा है जो भी है, तो आप इसको ना स्पीड बढ़ा के आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। बट आप समझ चुके होंगे कि वो एक होल्ड खाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया इंडिविजुअल का केस, ठीक है। अब अदर देन इंडिविजुअल का केस, ये अपन ने जो अभी RBI के लिमिट का पढ़ा वो अपन ने इंडिविजुअल का केस पढ़ा, अब हम अदर देन इंडिविजुअल का केस पढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, ये एक पॉइंट और हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अदर देन इंडिविजुअल से पहले हम जो है ये केस को समझ के हम जो है इसको ओवर करते हैं। स्पेशल प्रोविजन किस पर्सन के लिए? स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ पर्सन हु इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट। रेसिडेंट है बट परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। आप एक जगह लिखो, रेसिडेंट है पर वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। तो रेसिडेंट है पर वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, ये हमारा पॉइंट है कि पर्सन हु इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट। चलो, रेसिडेंट है पर परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। अब वो पर्सन रेसिडेंट है, सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट है, रेसिडेंट है, सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट है पाकिस्तान के अलावा, या इंडिया का सिटीजन है। हु इज़ इन डेप्यूटेशन, रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंस के साथ सिटीजनशिप भी देखी कि फॉरेन स्टेट है या इंडिया का सिटीजन है, पर वो डेप्यूटेशन के लिए, हु इज़ ऑन डेप्यूटेशन टू हिज ऑफिस और ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी और सब्सिडियरी और जेवी इन इंडिया फॉर सच फॉरेन कंपनी। हु इज़ ऑन डेप्यूटेशन, वो डेप्यूटेशन पे है टू दी ऑफिस और ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी की ब्रांच या ऑफिस है, ठीक है, या सब्सिडियरी या जेवी है। ब्रांच ऑफिस ऑफ फॉरेन कंपनी या सब्सिडियरी या जेवी, ठीक है, और ठीक है, तो डेप्यूटेशन में ऑफ ब्रांच ऑफिस और ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी और सब्सिडियरी या जेवी इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी। तो जो भी है ये ब्रांच ऑफिस सब्सिडियरी या जेवी में है डेप्यूटेशन पे, ठीक। अब वो इधर इंडिया में पैसे कमा रहा है तो वो रेमिट कर सकता है नेट सैलरी, मतलब कि सैलरी में से टैक्स, PAF और अदर डिडक्शन काट के, ठीक है, क्योंकि वो तो डेप्यूटेशन पे वो रेमिट कर सकता है।
ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस और PF कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है। फॉर दिस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, वो डेप्यूटेशन पे ना, अब डेप्यूटेशन पे फॉर दिस स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। फॉर दिस पर्पस अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, स्पेसिफाइड ड्यूरेशन irrespective of length और स्पेसिफिक जॉब या असाइनमेंट, द ड्यूरेशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 3 है। जो डेप्यूटेशन पे ना वो 3 साल तक होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट है, डेप्यूटेशन मान लो, स्पेसिफिक जॉब या असाइनमेंट मान लो, 3 साल तक होना चाहिए। तो तब वो माना जाता है कि पर्सन रेसिडेंट है और परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। रेसिडेंट इज नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी के ब्रांच ऑफिस सब्सिडियरी JV में पर्सन जो है डेप्यूट, ठीक है, डेप्यूट कर रहा है। तो फॉरेन कंपनी की जो है ब्रांच ऑफिस सब्सिडियरी या JV है इन इंडिया, ठीक है। एंड द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेप्यूटेशन, पर्सन हु इज ऑन डेप्यूटेशन, तो पर्सन हु इज ऑन डेप्यूटेशन टू ऑफिस ब्रांच सब्सिडियरी JV, तो डेप्यूटेशन में है ऑफ द, ठीक है, डेप्यूटेशन है, डेप्यूटेशन टू द ऑफिस, वो ऑफिस ब्रांच सब्सिडियरी JV ऑफ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का ऑफिस ब्रांच सब्सिडियरी JV इंडिया में है एंड पर्सन डिप्यूट हुआ है यहाँ पे, और डेप्यूटेशन हुआ है इस ऑफिस में ब्रांच में सब्सिडियरी JV में, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। डेप्यूट हुआ है, इसको एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर भेजा है ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड डेप्यूटेशन फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजा गया है या स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए भेजा गया है टू कंप्लीट द स्पेसिफिक असाइनमेंट और टास्क जो भी है। एंड जो है वो ड्यूरेशन 3 साल तक है, वो 3 साल से ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 3 साल तक है। तो ऐसे केस में जो है वो अगर वो रेमिट कर रहा है तो रेमिटेंस, मे मेक रेमिटेंस ऑफ नेट सैलरी, उसमें टैक्स और PF के कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करके रेमिटेंस कर सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है कि अ पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल मे ऑल्सो अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी, इंडिविजुअल के अलावा भी लोग जो है फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी का अवेल कर सकते हैं म्यूटेटिव विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फॉर द पर्पस मेंशन हियरिंग। पर्सन अदर देन इंडिविजुअल के अलावा फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी म्यूटेटिव विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर द सेड लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फॉर द पर्पसेस मेंशन्ड हियरिन अबव। तो मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन की जो इंडिविजुअल के ना, इसमें अदर देन इंडिविजुअल भी इस रिस्पेक्ट में बेनिफिट ले सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर द मैटर्स हियरिन अबव लिखा हुआ है ना, फॉर द पर्पस मेंशन्ड हियरिन अबव। तो अदर देन इंडिविजुअल भी जो है इसमें अदर देन इंडिविजुअल भी बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमने बात कर ली है, तो इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली। अब हम जो है अदर देन इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब अदर देन इंडिविजुअल में कुछ स्पेसिफिक मैटर्स है, ठीक है, जिस पे हमको स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब अदर देन इंडिविजुअल में भी आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा RBI का, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। हम बढ़ रहे हैं फिर अब अगले टॉपिक की तरफ, जहाँ पे क्या बोला गया है कि ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ RBI। इधर भी जो है ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा इन ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ RBI मतलब कि ये जो ट्रांजैक्शन होंगे इस केस में जो है RBI से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हमने बात कर ली थी इंडिविजुअल की कि इंडिविजुअल को जो है अप्रूवल लेनी पड़ेगी इन ट्रांजैक्शन में। अब आती बात अदर देन इंडिविजुअल, राइट। तो लिखा हुआ है फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। क्या लिखा है? द फॉलोइंग रेमिटेंस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब कि ये जो रेमिटेंस है अगर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ने किया शेल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। तो फॉलोइंग रेमिटेंस में प्रायर अप्रूवल लगेगा। तो द फॉलोइंग रेमिटेंस, ये जो रेमिटेंस करे हैं, ठीक है, बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, तो ऐसे केस में उन्हें RBI से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो काय के रेमिटेंस, कौन कौन से रेमिटेंस? पहला डोनेशन, पहला है डोनेशन की रिस्पेक्ट में आप रेमिटेंस कर रहे हो। तो डोनेशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो डोनेशन, ठीक है। अब क्या है? तो लिखा हुआ है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। तो पर्पस क्या है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में डोनेट करने का? फॉर द क्रिएशन ऑफ चेयर, वहाँ पे अपनी एक पोजीशन क्रिएट करने के लिए कि चलो ट्रस्टी की पोजीशन चाहिए, डायरेक्टर की पोजीशन चाहिए, जो भी है। तो डोनेशन जो है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डोनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर, पहला तो हो गया, या तो क्रिएशन ऑफ चेयर या तो कंट्रीब्यूट, आप फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो एजुकेशन फंड के, तो ये लिखा हुआ है कंट्रीब्यूट टू फंड या कंट्रीब्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर। अब जब फंड की बात आती है
तो फंड में इन्वेस्टमेंट फंड नहीं आता, ठीक है। तो आप डोनेशन दे रहे हो फॉर द क्रिएशन ऑफ चेयर एंड डोनेशन फॉर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ फंड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और एक होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डोनेट कर रहे हो, एक होता है टेक्निकल इंस्टीट्यूट में डोनेट कर रहे हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये दो चीज़ों के लिए डोनेट कर रहे हो। टेक्निकल इंस्टीट्यूट में क्या लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूट करो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आप कंट्रीब्यूट करो टेक्निकल इंस्टीट्यूट को, बॉडी को, एसोसिएशन को, जो जिनको भी कंट्रीब्यूट करो इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोनर कंपनी, इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोनर कंपनी। तो डोनर कंपनी जिस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, उस एक्टिविटी की फील्ड में आप जो है कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप उसमें डोनेशन कर रहे हो। तो डोनेशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोनर कंपनी। तो डोनर कंपनी की जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है उसी में ही, उसी जगह ही डोनेट करना है। तो डोनेशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोनर कंपनी और डोनेशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मतलब कि वही स्किल्स सिखाने के लिए, ठीक है। अब जब डोनेशन की बात आ रही है तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 1%, ठीक है, और $50 लाख विच एवर इज लोअर। इतनी लिमिट तक परमिशन की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर पर परमिशन की जरूरत रहेगी। तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का 1% होगा। परसेंट वाइज करें तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का 1%। अब दूसरा है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एजेंट, क्या लिखा हुआ है कि एजेंट, या अपन बोले फॉरेन एजेंट, ठीक है, उनको कमीशन दिया जाता है। कमीशन काहे के लिए दिया जाता है? एजेंट का कमीशन काहे के लिए दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने रेसिडेंशियल प्लॉट बेचा, या रेसिडेंशियल फ्लैट बेचा, या कमर्शियल प्लॉट बेचा। तो सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट किधर? इन इंडिया। तो उनको कमीशन दिया जाता है। उन्होंने इंडिया में ही बिकवाने के लिए आपकी मदद करी एंड आपने उनको जो है कमीशन दिया। तो जो आप कमीशन दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने सेल एजेंट, जो फॉरेन एजेंट थे, उनको कमीशन दे रहे हो फॉर द सेल ऑफ, क्योंकि उन्होंने रेसिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट बेचा या कमर्शियल प्लॉट फ्लैट बेचा इन इंडिया। तो ऐसे केस में $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर। उतनी लिमिट तक जरूरत नहीं है, उसके ऊपर पे RBI का अप्रूवल है। तो समझो, इधर विच एवर इज लोअर ना सिर्फ इधर ही है, बाकी और कहीं भी विच एवर इज लोअर नहीं है, हर जगह विच एवर इज हायर है, ठीक है। तो $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक है, विच एवर इज हायर। इनवर्ड रेमिटेंस, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि 5% ऑफ जो है इनकम जो भी हमको आएगा। तो क्या है? कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ फ्लैट प्लॉट्स इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने प्लॉट या फ्लैट सेल करे। फिर आती है बात कंसल्टेंसी सर्विसेज की फ़ीस। अब अपन ने एजेंट कमीशन की बात करी, फीस की बात करी, तो अपन ने एजेंट को फीस पे कर दी, कमीशन पे कर दिया। फीस एंड कमीशन अपन बोल देते हैं कंसल्टेंसी की फ़ीस। कंसल्टेंसी फ़ीस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है तो अगर $1 करोड़ पर प्रोजेक्ट तक आप दे रहे हो, देखो $1 करोड़ एक प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेशन है, तो ठीक है, वहाँ तक कोई परमिशन नहीं है। अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, तो उधर $10 लाख पर प्रोजेक्ट तक ऐसा रहता है, ठीक है। तो हमने 50 लाख पढ़ा, ठीक है, एक अच्छा अमाउंट पढ़ा 50 लाख। फिर हमने 1 करोड़, उसके ऊपर तो यही पढ़ा था 1 करोड़, ठीक है, और एक अपने पढ़ा कि $10 लाख, तो ये हो गया। फिर एक होता है आखिरी, रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर, कि किसी बाहर के पर्सन ने प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर करे। इधर आएगा ये कि द प्रोसीजर फॉर 1 सेकेंड, रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर 1 सेकेंड, हाँ। रेमिटेंसेस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया। देखो, सामने वाला इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 5, कोई कंपनी इंडिया में बना रहा है तो उसको प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लगेंगे। तो 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया, जितना इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में लेकर आ रहा है, और $1 लाख जो अपन ने बात करी थी, विच एवर इज हायर। तो 5% इन्वेस्टमेंट है इंडिया में और $1 लाख। देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो 5% जो है इनवर्ड रेमिटेंस, जो भी इनवर्ड रेमिटेंस आ रहा है उसका 5% और $1 लाख, ठीक है, विच एवर इज हायर। तो जो भी उसमें से हायर है उस लिमिट से एक्सीड होगा तो आपको परमिशन लगेगी, ठीक है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा उसका 5% अपन ने मान लिया, और $1 लाख विच एवर इज हायर, उस पर आपको लगेगी परमिशन, ठीक है। विच एवर इज हायर तो तब तक तो नहीं लगेगी, उस लिमिट से आप एक्सीड हो रहे हो तब लगेगी। मतलब कि अगर आप समझे तो हमने $50 लाख समझा, ठीक है, $50 लाख समझा, जिसमें आप ये भी आप डॉलर की बात करें तो देखो 4 पॉइंट तो 4 ही है, ठीक है। या तो आप ऐसे वैल्यू वाइज याद रख लो तो आपको ईजी हो जाएगा। $50 लाख है, फिर हमने 50 के ऊपर 1 करोड़ पढ़ा, 50 के नीचे हमने पढ़ा 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के नीचे हमने पढ़ा 1 लाख, और 1 लाख के नीचे हमने पढ़ा 25,000।
तो हम पहले 50 लाख पे चालू करते, तो इससे हमको एक स्टार्ट पता चलेगा। 50 लाख पे हमने पढ़ा मतलब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फॉर क्रिएशन ऑफ शेयर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, या टेक्निकल इंस्टीट्यूट को हम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोनर कंपनी, ठीक है। 1 करोड़ है तो 50 के ऊपर 1 करोड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 करोड़ है वो फीस फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट है, और एक 10 लाख पर प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो, ठीक है। 10 लाख से नीचे आता है 1 लाख। 1 लाख क्या है इसमें, 1 लाख है हमने रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर की, तो ठीक है, तो उसमें 10 लाख है, और आता है फिर, ठीक है, ये सॉरी 10 लाख नहीं, उसमें 1 लाख है, क्योंकि 10 लाख की हम बात कर चुके हैं, 1 लाख है उसमें रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर, और जो 25,000 है वो है एजेंट को, फॉरेन एजेंट को आप कमीशन पे कर रहे हो, राइट। तो 50,000 वाली लिमिट मैं आपको बोल देता हूँ कि 50 लाख वाली लिमिट की 50 लाख और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 1% विच एवर इज लोअर, उस लिमिट तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कमीशन की बात आती है, फिर उसके बाद मैं 1 करोड़ वाली बातें कर लेता हूँ कि अपना फीस की बात आती है, कंसल्टेंसी फीस की बात आती है। तो उस फीस में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट है, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 10 लाख पर प्रोजेक्ट है। ये हो गया हमारा फीस का। एजेंट कमीशन की बात करें तो जो है हमारा, अगर हम समझे तो $25,000 है, और 5% ऑफ इनवर्ट रेमिटेंसेस। अब यही 5% ऑफ इनवर्ट रेमिटेंसेस आपको जो है उधर भी मिलेगा। $25,000 की जगह उधर है $1 लाख और 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो विच एवर इज हायर, तो हर जगह विच एवर इज हायर है। तो एक हमने पढ़ लिया कि मॉनेटरी लिमिट से एक हमने समझ लिया, या तो एक आप ऐसा समझ लो कि डोनेशन, कमीशन, कंसल्टेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन। डोनेशन पहला, कमीशन, एजेंट कमीशन, कंसल्टेशन और प्री इनकॉर्पोरेशन। डोनेशन, कमीशन, कंसल्टेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, आपने ये समझ लिया। या एक तरीका है प्री ABCD। प्री ABCD का मतलब है प्री से प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर। एक तरीका ये है कि प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर का रेमिटेंस कर रहे हो। बी तो कुछ भी नहीं है, प्री ABCD, तो ए से एजेंसी कमीशन है, बी में कुछ भी नहीं है, सी से कंसल्टेशन है, और डी से डोनेशन है। तो प्री से प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर, ए से एजेंसी कमीशन, बी से कुछ भी नहीं है, सी से कंसल्टेशन है, और डी से जो है डोनेशन है। तो इस तरीके से जो है 3 तरीके हैं हमारे पास। एक तो लिमिट देखने का कि 1 करोड़ है, फिर 50 लाख है, फिर 10 लाख है, फिर 1 लाख है, फिर 25,000 है, ऐसा हो गया। डोनेशन, कमीशन, कंसल्टेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, DCCP, फिर और एक हो गया अपना प्री ABCD। तो इस तरीके से वेरियस चीज़ें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सारे जो है क्वेश्चंस करेंगे। ओके।